वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर धातु अधातु मेटल नॉन मेटल के दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पार्ट कितना है ये? 2। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है पार्ट 1 के नाम से। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि धातु के भौतिक गुण पढ़ा था हमने। तो धातु के भौतिक गुण 11 पढ़ा था। 11 भौतिक गुणों को एक एक करके हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण, क्योंकि 2 गुण होता है उसके आधार पे। तो आज हम सेकंड में पढ़ेंगे इसके क्या हेडलाइन मेरा क्या है, धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण इसके क्या क्या होते हैं, कौन सा होते हैं। रासायनिक गुण और भौतिक गुण मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। भौतिक गुण मतलब क्या, जो बाहरी से दिख जाए, कलर कैसा है, कठोर कैसा है, किस तरह से दिखता है, बाहर से। रासायनिक गुण क्या होता है कि इससे दूसरे किसी तत्व के साथ इसका व्यवहार कैसा है। धातु किसी तत्व के साथ मिलाया जाए, किसी के साथ अभिक्रिया कराया जाए, इसका व्यवहार कैसा है। जैसे ऑक्सीजन के साथ कराया जाए, हाइड्रोजन के साथ कराया जाए, या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, इसकी व्यवहार कैसा है, किस तरह का है। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम किसमें करा रहे हैं, धातु को हम कराएंगे। सबसे पहले आपका दिमाग धातु के ऑक्सीजन के साथ संयोग। धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या संयोग को ये बोल सकते हैं। संयोग जब कराएंगे तो ये क्या होगा, अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या होगा। तो धातु के साथ ऑक्सीजन के संयोग क्या होगा। तो जब भी हम क्या करते हैं कि धातु को ऑक्सीजन के साथ जब संयोग कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये धातु के साथ ऑक्सीजन करके ऑक्साइड बना देता है। किसी भी धातु को जब ऑक्सीजन के साथ इसको संयोग कराते हैं तो क्या बना देता है, ये ऑक्साइड बना देता है। जैसे मान लो क्या लूं मैं, सोडियम को लेता हूं। सोडियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ कराया यानी O2, ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया बनाया तो क्या बना दिए, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, यानी Na2 बना देगा और O2 क्या बना देगा, ये Na2 और O2 बना देगा। नहीं, सोडियम के साथ जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो Na2 सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा, यानी NaO2। ये सोडियम ऑक्साइड बना देगा, Na2 नहीं, ये बनाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। तो सोडियम ऑक्साइड यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, सोडियम क्या मोनोऑक्साइड। यहाँ पे 2 है इसलिए बोलेंगे मोनो, 2 को क्या बोलते हैं, मोनो। इसलिए इसका नाम हम रखेंगे सोडियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड देखिए क्या करता है कि किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। हमको क्या याद रखना है, ऑक्साइड। या Na2 बना रहा है तो सोडियम मोनोऑक्साइड। अब ये इक्वेशन को ये बराबर नहीं है, तो फार्मूला हमने लिख दिया। अब Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इधर 2 दे दूं तो क्या हो गया, इधर मैं 2 दे दिया तो ये मेरा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन इधर कितना हो गया, ये 4 हो गया। कितना हो गया, सोडियम 4 हो गया। 2 2 4, इधर 4 कर देंगे, 4Na प्लस O2, ये क्या हो जाएगा 2Na2O। यानी हमारी तो इक्वेशन तो यही है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इधर सोडियम कितनी है, इधर सोडियम कितनी है, इधर सोडियम कितनी है, इधर सोडियम कितनी है। ये बैलेंस करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है बैलेंसिंग। बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे। ये Na2 है इसलिए इसको मोनोऑक्साइड बोलेंगे। अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना जाता है, MgO, यानी MgO क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां हम लोग देख कर रहे हैं किसी भी, तो ये क्या बनाता है, खासकर कि धातु को हम किसी ऑक्सीजन के साथ क्या लिखेंगे इसमें, कि धातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, संयोग कराते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। बुक भी थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये धातु को, देखिए यहाँ पे धातु को हमारा मैंने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बनाया तो क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है। सब में क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। किसी भी धातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, ये ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसकी पहली ये क्रिया है कि क्या करता है कि ऑक्साइड बना देता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑक्साइड देख रहे हैं कि इसने ऑक्साइड बना दिया। अब दूसरा इसमें नोट क्या है कि धातु ऑक्साइड भास्मिक होता है। ये जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, भास्मिक होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। जो ये धातु की ऑक्साइड बन रहा है क्या होता है, भास्मिक होता है। कैसा होता है, भास्मिक होता है। इसको भास्मिक हम क्यों कहते हैं, तब ये भास्मिक इसको हम इसलिए कहते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, ये भास्मिक होता है। भास्मिक क्यों कहते हैं कि कुछ ऑक्साइड क्या करता है, जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाता है। अब कुछ धातु जल में मिलकर क्या बनाता है, क्षार बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको भास्मिक बोलते हैं। तो हम ऑक्साइड को जल में घुल कर क्या बनाता है, क्षार बनाता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ऑक्साइड हुआ, ऑक्साइड कौन सा हुआ, Na2। अगर मान लीजिए मैंने लिखा Na2O, अब ये क्या करेगा, अब इसको हम जल के साथ जब इसको मिलाएंगे तो क्या बना देगा, ये क्षार बना देगा। जब भी इसको हम बनाएंगे किसके साथ मिलाएंगे, जल के साथ, यानी H2O के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या बना देगा, ये क्षार बना देगा। और क्षार ये किस तरह का होगा, NaOH हाइड्रोक्साइड बना देगा, NaOH हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितनी है, इधर 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन में 2 हो गया, Na2 हो गया, इधर 2 एडजस्ट पर ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कभी भी क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे ऑक्साइड बना, इस ऑक्साइड को हमने क्या किया, जल के साथ इसको अभिक्रिया बनाया तो क्या बन जाता है, ये क्षार बन जाता है। इसको बोलते हैं क्षार। और ये क्या होता है, जल। ये क्या होता है, हमने यहाँ पे ऑक्साइड, किसी भी ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया हम, उसके बाद इसको ऑक्साइड क्यों कहते हैं, ये भास्मिक होता है। भास्मिक क्यों होता है, ये जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, जल के साथ मिलकर के क्षार बना देता है, इसलिए कहते हैं इसको क्या है, ये भास्मिक होता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ धातु क्या होता है, ऑक्साइड से मिलकर, अब इसमें दूसरा नोट्स क्या, ये तो पहला हो गया कि क्या धातु ऑक्साइड होता है जो भास्मिक होता है, और ये क्या बनाता है, जो धातु का ऑक्साइड होता है जल से मिलने के बाद, संयोग के बाद क्या हो जाता है, क्षार बन जाता है। अगर मैं बात करूं इसमें दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कुछ ऐसे हमारे पास ऑक्साइड है, वो क्या करता है, कुछ ऐसे हमारे पास ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी, और हमारे किसके साथ, दूसरा चीज है भस्म के साथ, अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड है, कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड है, कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड है, कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, जो दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ, अम्ल और किसके साथ, भस्म के साथ, अम्ल और भस्म दोनों के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कि इनको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको, द्विधर्मी ऑक्साइड। जो ऐसा कुछ धातुओं के ऑक्साइड है, ऐसा कुछ धातुओं के ऑक्साइड है, कुछ तो धातु हमारे क्या करते हैं, ऑक्साइड जो भास्मिक होते हैं वो क्या करते हैं कि जल के साथ मिलकर के क्या बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे धातुओं के ऑक्साइड है जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब ये दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी। क्या बोलते हैं इनको, द्विधर्मी बोलते हैं। ऐसा धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आगे द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वैसा धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म के दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी, द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया द्विधर्मी ऑक्साइड जो क्या करते हैं कि अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका पहला चीज क्या हो गया, ये पहला चीज खत्म हो गया कि हमने क्या देखा अभी कि हमें ऑक्सीजन के साथ संयोग, किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ हम संयोग कराते हैं तो क्या बनता है, तो पहले हमने क्या देखा, किसी भी धातु को हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, जो ये ऑक्साइड होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम भास्मिक कहते हैं। भास्मिक क्यों कहते हैं कि ये ऑक्साइड क्या करता है, जल के साथ जब अभिक्रिया दोबारा कराते हैं जल के साथ तो ये क्या बनाता है, क्षार बना देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो क्या कर सकते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, भस्म के साथ, यानी भस्म और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
अगर सवाल पूछे द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे धातु की ऑक्साइड जो अम्ल और वाष्प दोनों से अभिक्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है जल के साथ अभिक्रिया। जो सेकंड पॉइंट है वो है जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है। जब किसी भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है अगर विभिन्न धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होता है। अगर मान लीजिए कि विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, क्लोरीन लिया, अब जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सोडियम अगर पानी के साथ जितनी तेजी से अभिक्रिया करता है उतनी तेजी से मैग्नीशियम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि जितनी तेजी से मैग्नीशियम करता है उतनी तेजी से क्लोरीन करेगा। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अलग अलग धातु अलग अलग वेग से करते हैं, मतलब कोई जल्दी करेगा कोई स्लो करेगा। पानी के साथ अभिक्रिया जब भी कराएंगे धातु का तो कोई जल्दी अभिक्रिया कर लेगा और कोई स्लो अभिक्रिया करेगा। तो वही सबसे पहले कि कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसमें पहला पॉइंट है ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया पहला पॉइंट है। जल के साथ अभिक्रिया में ठंडे जल के साथ कुछ होगा जो गर्म जल जब होगा तब भाप बनेगा, उस भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। कुछ ऐसा होगा जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा। कुछ ऐसा होगा जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा। तो क्रियाशील समूह आपने देखा होगा, पीछे पढ़ा होगा, हर बुक में दिया क्रियाशील समूह। अब मैं इसको पहले बता लेता हूं तो क्रियाशील समूह पे आता हूं मैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, तो वो कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जो क्रियाशील समूह में सबसे ऊपर होता है, जैसे सबसे जो अधिक क्रियाशील समूह में क्या है, पोटेशियम है के। ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है पानी के साथ, यानी ठंडे जल के साथ क्या कर लेगा, ये अभिक्रिया कर लेगा। ये ठंडे के जल के साथ पोटेशियम क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करेगा। ये सबसे अधिक क्रियाशील समूह श्रेणी आपके दिया हुआ बुक में, या आप लोग बुक यहां से चेक कीजिएगा, आप लोग ऑलरेडी दिया हुआ देखिए, ये एक समूह दिया हुआ है, ठीक है। पोटेशियम सबसे ऊपर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा क्रियाशील जो क्या है पोटेशियम, बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी बगल में लिखा हुआ देखिए। यानी हमारे क्या हो गया, हम कह सकते हैं क्या कि पोटेशियम होता है और सोडियम होता है और कैल्शियम होता है। पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, कैसे क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, ये क्या करता है जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। पोटेशियम है और कैल्शियम है और सोडियम है। पोटेशियम, ये हो गया सोडियम, और हो गया ये कैल्शियम। कैल्शियम अब क्या करता है, ठंडे जल के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है, पोटेशियम करता है, सोडियम करता है और कैल्शियम करता है। तो सबसे इससे ज्यादा जो है वो क्या, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के बाद क्या है, कैल्शियम। तो ये पोटेशियम सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा सोडियम के मुकाबले, और सोडियम जल्दी अभिक्रिया करेगा किसके, कैल्शियम के मुकाबले। याद रखिए ये क्या है, इस श्रेणी है, सक्रिय श्रेणी जो इसको बोलते हैं, ये जल्दी अभिक्रिया श्रेणी, जिसको क्या करता है, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, ये होता है। तो क्रियाशील समूह दिया हुआ, क्रियाशील एक श्रेणी दी हुई है, आप लोग श्रेणी को पढ़िए बुक से, उसमें बुक में दिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है धातु, क्या होता है, पोटेशियम सबसे क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है, सोना। ये जी सोना क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है, वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर उसको हम पानी के साथ, ठंडे जल के साथ या अभिक्रिया कराते तो नहीं करेगा, ना वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए आभूषण को पानी में रख दीजिए 100 दिन तक, तो क्या होता है उसमें अभिक्रिया नहीं करेगा, जंग नहीं लगेगा, उसमें अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो सबसे जो कम क्रियाशील होता है, बहुत दिनों के बाद कम क्रियाशील, सबसे कम वो क्या होता है, सोना होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, वो जल्दी अभिक्रिया कर लेगा।
ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि ठंडे जल के साथ कौन कौन सा अभिक्रिया करता है? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीन जो क्या करते हैं? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ठंडे जल के साथ हमारा सोडियम ये अभिक्रिया कर लेता है। अब दूसरा क्या हम इसमें लिखते हैं, हम दिखाते हैं इसका क्या कि सोडियम में कैसे अभिक्रिया करता है। तो मान लीजिए मैं तीन इक्वेशन लिखता हूं, ये सोडियम को मैंने इसके H2 जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो जब भी इसको हम सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? इस OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलेंगे? कहीं भी OH लगा हो उसको क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो सोडियम क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 कर दीजिए, सारा 2 हो गया, इधर भी 2 कर दीजिए। इसको इक्वेशन को बराबर जब करेंगे क्या हो जाएगा? 2 2 इधर 2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा साथ में, उसके साथ में यहाँ पे 2 कर, उसके साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये एरो का निशान दिखाता है गैस मुक्त हो रहा है, अगर ऊपर एरो है तो गैस मुक्त हो रहा है। तो सोडियम, कभी भी सोडियम को जब हम हाइड्रोजन या जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो जब भी हम क्या करेंगे, सोडियम को पानी डालेंगे, बहुत जल्दी ये गर्म होकर के क्या करता है? आग जलने लगता है। इसके साथ अभिक्रिया करके बहुत इसकी फास्ट अभिक्रिया होती है, और इसके क्या करता है? ये जलने लगता है। ये तीनों में जब भी करेंगे हम, बहुत जल्दी अभिक्रिया होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा जल करके। तो जब पानी में इसको डालते हैं तो गर्म होता है, गर्म होने से क्या इसमें आग लग जाती है, और जल्दी गर्म करके आग लगाता है, और क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। उसी तरह अगर क्या करें, अगर कैल्शियम के साथ कराते पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अगर हम इसको कराएंगे पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, के को हमने H2O के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इधर 2 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। इसी तरह अगर कैल्शियम को हम कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरह कैल्शियम को हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसको जब भी कराएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तीन चीज हुआ, यहाँ भी 2 दे देते हैं, यहाँ भी 2 दे देते हैं, इधर भी 2 बराबर है। इधर कैल्शियम इधर 2 दे 4 हाइड्रोजन हो गया। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराया तो ठीक है, तो अभी क्या बना? हमने जब भी कैल्शियम को अभिक्रिया कराया इसके जल के साथ तो क्या बना? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो हमने देखा गया कि जल के साथ जब भी हम अभिक्रिया ठंडे जल के साथ, किसके साथ? ठंडे जल के साथ किसी भी धातु का अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या करता है? ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो बहुत जल्दी इसकी अभिक्रिया होती है। तो हमने पहला देखा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, करना है तो बुक से पढ़िए, देख करके यहाँ समझिए फिर। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। अब तो हमने एक देखा गया कि जल के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले देखा गया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा है भाप के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कोई कैसा धातु है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है तो उसको क्या करता है? गर्म करना पड़ता है। उस जल को गर्म करना तो भाप बनेगा, वो भाप के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो हम लिखेंगे सीधा क्या है? भाप के साथ अभिक्रिया। तो वो कौन कौन से धातु हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं? ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक और आयरन फेरस। मैग्नीशियम, जिंक और फेरस।
ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक और फेरस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिंक और ये आयरन है, या लोहा बोलते हैं, आयरन है, बोलिए आयरन, इसको फेरस ही बोलते हैं। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मैग्नीशियम, जिंक और फेरस यानी Fe आयरन अभी क्या करता है कि ये मैग्नीशियम किसके साथ, अब ये भाप के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बना देता है, और वो देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है, जो इसके बाद जैसे क्रियाशील समूह में देखा मैंने, तो पहले पोटेशियम, फिर क्या आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद जो अगला होता है क्या होता है मैग्नीशियम, बड़ा जिंक, फिर फेरस, क्रियाशील समूह है। अब जब ये क्रियाशील समूह क्या होगा, किस तरह से होगा, ये भाप के साथ ही अभिक्रिया करता है। और जब इसको भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। अगर मैं इस मैग्नीशियम को भाप के साथ यानी H2O को जब हमने गर्म कर दिया तो इसके साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ये O क्या रहता है, ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी तरह अगर मैं क्या करूं, जिंक को मैंने ये पानी गर्म करके इसको अभिक्रिया बना देगा, जिंक ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। उसी तरह अगर Fe को बनाऊंगा, अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया कराया तो हो जाएगी फेरस ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो तीन इक्वेशन है इसके, और तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों बैलेंस है, यही बैलेंस है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe, और इसको 4 कर देते हैं। ठीक है। अब आगे वाले में क्या करना करते हैं, Fe3O4 क्या बनाता है, Fe3O4, Fe3O4, ये फेरस ऑक्साइड हमेशा होता है। क्यों होता है कि इस ऑक्सीजन और फेरस को हम देखेंगे, संयुक्ता देखते हैं, उसे वैलेंसी देख करके, और कितनी में होती है उसकी आउटर शेल में, वो चेक करते हैं, उससे हम गुणा करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो कैसे इसको लिखते, कैसे नाम कैसे देंगे, फेरस ऑक्साइड का नाम कैसे देंगे, Fe3O4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। तो H2 ये 4 इसको बराबर करेंगे तो यहाँ भी 4 देना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 है तो 4H2, इसको इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या होगा, बराबर हो गया। तो क्या देखा हमने कि अगर भाप के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं धातु को भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर ठंडे जल के साथ अगर धातु को हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, वो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दो चीज हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर यही लिखता हूं मैं, ठीक है, समझिए इसको। 3 क्या है कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाले क्रियाशील समूह हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो क्या होता है, वो अभिक्रिया नहीं करते, ठंडे जल के साथ या भाप के साथ भी वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसको हम कौन कौन सा है, तो क्रियाशील समूह में देखिए सबसे नीचे क्या है, कॉपर है। तो कॉपर क्या करेगा, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, कॉपर हो गया, और उसके बाद मरकरी यानी पारा हो गया, कॉपर, पारा, सिल्वर, और क्या हो गया, गोल्ड हो गया यानी सोना। तो कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड। तीसरा में क्या होता है कि कॉपर जो है, कॉपर, इसको सी बोलते हैं, कॉपर, पारा और सिल्वर, गोल्ड यानी सोना। क्या बोलते हैं, सोना को बोलते हैं Au, इसको बोलते हैं Ag, और पारा को क्या बोलते हैं, पारा को Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इसको Hg। तो ये क्या है, ये चारों क्या करता है, जो हमारी क्रियाशील समूह श्रेणी में जो सबसे नीचे आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये चारों क्या आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है। क्रियाशील समूह में सब ये हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु होता है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है, वो किसी के साथ क्रिया करके कुछ बनाएगा। और जो हाइड्रोजन से नीचे क्रियाशील समूह में जो हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातु होता है वो क्या होता है, क्रियाशील, यानी क्रियाशील नहीं करेगा, किसी के साथ क्या करेगा, ये
रिएक्शन नहीं करेगा। तो कॉपर, पारा, सिल्वर और क्या हो गया सोना, ये चारों क्या होता है, ये इसके साथ पानी के साथ क्या करता है, अक्रिया नहीं करता है, ये अक्रिय होता है। तो जब भी इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं, मैंने इसको कॉपर को इसके साथ अभिक्रिया करा है, ठीक है। अब देखिए क्रियाशील समूह में क्या होता है, ये कॉपर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। क्रियाशील समूह में जब हमारी क्रियाशील समूह होती है उसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, कुछ धातु होती है, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे क्या होता है, कुछ धातु होते हैं, ठीक है, बहुत कम धातु। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु है, क्रियाशील समूह पढ़िएगा आप लोग, क्रियाशील समूह दिया हुआ है, क्रियाशील समूह में जो हाइड्रोजन है उससे ऊपर वाले जितने भी धातु हो क्या करते हैं, वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जो नीचे वाले या हाइड्रोजन से जितने नीचे वाले हैं, हाइड्रोजन से नीचे, वो क्या करेगा, इसको इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, देखिए पानी के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करेगा, हमने कहा कि ऊपर वाला करेगा नीचे वाला करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए क्रियाशील समूह में क्या होता है, कि हाइड्रोजन जो होता है वो अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो मान लीजिए कोई मजबूत आदमी है, उसको मैं मार के भागाऊंगा तो ये भागेगा, नहीं भागेगा, नहीं होगा कभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सोडियम और क्या हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है किससे, सोडियम से, सोडियम अधिक क्रियाशील है। अब क्या करेंगे, ज्यादा मजबूत है, ये समझिए क्या कि आपके एरिया में, आपके जहां रहते हैं एरिया में क्या है, कि एक गुंडा है, ठीक है, समझिए एरिया में एक गुंडा है जो बहुत दिनों से राज कर रहा है। तो उससे एक बड़ा गुंडा को हम अगर उस एरिया में लेके आए, बड़ा गुंडा आ गया तो क्या करेगा, उसको मार कर अपनी जगह से हटा देगा, अपनी जगह से मार के हटा देगा, शक्तिशाली उससे आएगा तो मार के हटा देगा, वो उस पर राज करने लगेगा। वही चीज यहाँ हो रहा है, ये क्या है कि अधिक क्रियाशील है, सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है। तब ये क्या करेगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, अपना करके ये यहाँ पे किसी आपके लोकल एरिया में क्या करेगा, इसके साथ मिल करके और राज करने लगेगा, इसको मार के भगा देगा। समझो भाई, तो अधिक क्रियाशील है, मजबूत है, वो हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसमें यही क्या करता है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम भी क्या करता है, हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, क्योंकि क्रियाशील समूह में सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन से जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, यानी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है, अधिक क्रियाशील है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी जगह से भगा देगा कि तुम हटो यहाँ से। अब हट करके क्या कर लेगा, उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहाँ पे पोटेशियम भी क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन को निकाल दिया, बाहर कर दिया, इसको हाइड्रोजन अपनी जगह से निकाल कर क्या बना दिया, बाहर कर दिया यहाँ पे हाइड्रोजन को, यानी कि अपनी जगह से हाइड्रोजन को हटा दिया। क्यों हटा दिया जी, उससे ज्यादा मजबूत है, उससे ज्यादा बलवान है। क्यों बलवान है, क्रियाशील समूह में सबसे क्या है, ये ऊपर में है, हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बना दिया इसकी अपनी जगह से। दूसरा नंबर में क्या था, हमने भाप के साथ अभिक्रिया, जब भी भाप के साथ अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम, जिंक और क्या है, फेरस हो गया, ये आयरन। अब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन को, भाप को, तो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। भाप को कराएंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बोल रहा है कि तुमसे मैं शक्तिशाली हूं, उसको हटा करके इस O के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना दे रहा है। भाप क्या कर रहा है, ये धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बना दे रहा है, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। यहाँ पे जिंक क्या किया, इसने हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या रिएक्शन करके ऑक्साइड बना दिया। तो हमारे भाप के साथ जब भी हम धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, वही हाइड्रोजन क्या बनता है, गैस बन जाता है। लेकिन तीसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन से क्रियाशील समूह में नीचे है, तो हाइड्रोजन से नीचे है मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन उससे ज्यादा क्रियाशील है। जब उससे सक्रिय क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, करेगा कि अभी इसका ऑक्सीजन के साथ है, तो कॉपर कहेगा कि तुम हटो, मैं तुम्हारे साथ अभिक्रिया कराता हूं। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भाई तुमसे ज्यादा बलवान हो, इधर आना नहीं। तो क्या करेगा, इसको आने देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कभी अभिक्रिया करने नहीं देगा, भगा देगा इसको। जब इसको भगा देगा तो यहाँ तो क्रिया ही नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। समझ में आया, क्या करना है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, बलवान है, मजबूत है, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। दूसरे केस में भाप के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनेगा। याद रखना है, भाप के साथ क्या करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन तीसरे केस में ये कॉपर, पारा, सिल्वर, सोना, ये क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है।
तो कम क्रियाशील वाला अगर ये मान ली कमजोर है, ये मजबूत है, इसको बोलेगा तुम हटो, तो हटेगा नहीं, हटेगा, उसको मार के भगा देगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको कॉपर को मार के भगा देगा, मैं तुमसे ज्यादा क्रियाशील हूं, तब क्या करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा इनके बीच में, या इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया नहीं होगा। तो क्रियाशील समूह को पढ़िए कि हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी धातु होती है। हाइड्रोजन से नीचे वाला धातु होगा क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा पानी के साथ में, क्योंकि जल क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, उससे ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलते दूसरे पॉइंट में। हमने क्या कर दिया, हमने एक चीज देखा, क्या हमने एक इसका, हमने एक और दो, हमने जल के साथ अभिक्रिया देख लिया, और सबसे पहले क्या देखा था हमने, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। अब तीसरा नंबर है अम्लों के साथ अभिक्रिया, तीसरा नंबर है अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेगा, वो कैसा बनेगा। जब भी हम धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझाता हूं मैं, बढ़िया समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, जब भी क्या होता है, प्राय धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करती है, अम्लों की उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत धनात्मक धातु कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो अब देखते हैं कि अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। मैंने सोडियम को क्या किया, हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, तो क्या बनता है, मैंने क्या किया कि सोडियम को अम्ल के साथ, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल पहला है, क्या बनाता है, इसी में इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि कभी क्या करते हैं हम कि सोडियम को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्या क्लोरीन आपस में मिल करके अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। वही जो पीछे वाला चीज बताया आपको, वही चीजें देखिए यहाँ भी हो रही है। अब क्या करेगा ये सोडियम, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और क्लोरीन के साथ इसने क्या कर दिया, अपना सरकार बना लिया, क्या कर दिया, सरकार बना लिया। देखे ना सरकार गिरता है कैसे, सरकार गठबंधन बनता है। तो क्या कर दिया इसने, इसके साथ ये सरकार बना के चला रहा था, अब इससे ये मजबूत है तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल के फेंक दिया और इसके साथ क्या कर लिया, इसने अभिक्रिया कर लिया। तो अभी क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को हम लोग बराबर कर देते हैं, तो इधर दो इधर दो, यानी यहाँ भी दो कर देते हैं, यहाँ भी दो कर देते हैं, यहाँ भी दो कर देते हैं। ठीक है, यह इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या देते हैं कि ये धातु है, क्या है, ये धातु है, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब क्या बन गया यहाँ पे जब धातु के साथ हम अम्ल को, धातु और अम्लों को जब अभिक्रिया कराते हैं, आपको पीछे ही मैंने बताया था कि क्या करता है ये, तो क्या करता है ये, किसी भी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लवण बनाते हैं, इसको हाइड्रोजन गैस क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो किसी भी धातु को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो क्या अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या लिखिएगा आप लोग इसमें ऊपर में, कि किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल दिया इसने और क्लोरीन के साथ इसने अभिक्रिया करके क्या बना दिया, लवण बना दिया। दूसरा इसका एग्जांपल है वो देखते हैं कि मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा। मैग्नीशियम धातु है, उसके साथ मैं क्या करा रहा हूँ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। तीसरा नंबर, ठीक है, हमने क्या किया, सोडियम के साथ बनाया, मैग्नीशियम के साथ बनाया और दूसरा जिंक के साथ बनाते हैं। तो मैंने जिंक के साथ क्या कर दिया, अभिक्रिया कराया किसका, HCl का, तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, चौथा नंबर हम किससे, एल्युमिनियम के साथ कराते हैं,
अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराता हूँ ACl को, तो क्या बनाएगा, इसको बाद में हम क्या करेंगे, अभी बराबर करेंगे इक्वेशन को, जो बराबर नहीं है उस इक्वेशन को बराबर करेंगे, बनेगा यही। एल्यूमिनियम क्या बनेगा, क्लोराइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, AL3 हो जाता है। आप लोग को बताया था, जिस जो मेरे पास क्लास किए हुए हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का केमिस्ट्री का वीडियो नहीं बना हुआ, क्योंकि क्लास चला था तो उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कराया था, थर्ड चैप्टर से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप लोग कहीं जानते हो कि AL3 नाम क्यों पड़ा इसका, सोडियम क्लोराइड का या एल्यूमिनियम क्लोराइड, बाकी जिंक क्लोराइड को जिंक क्लोराइड Cl2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लियर करके Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड होता है, ये Cl2, इसको Cl2 क्यों नाम बोलेंगे, किस तरह बनाया हमने, इसका नाम कैसे करेंगे। अगर जिंक क्लोराइड लिखना हो तो जिंक और क्लोराइड को कैसे किया हमने, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। अगर किसी भी स्टूडेंट को भी लगता है कि सर इससे एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमने Al3 क्यों लिखेंगे, जिंक क्लोराइड को ZnCl2 क्यों लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 क्यों लिखेंगे, या यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को सिर्फ NaCl क्यों लिखा है, ये किस तरह नामकरण करते हैं, नाम कैसे देते हैं। तो अगर इसको कमेंट कीजिए, उस पर एक वीडियो छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, वो बना के भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका, इसलिए नहीं इसको कवर करेंगे। तीसरा, पांचवा हमने लिख रहे हैं कॉपर के साथ, कॉपर के साथ हमने इसको अभिक्रिया कराया है, तो क्या बनेगा कॉपर के साथ ये। अब इसको हम बाद में देखेंगे कि अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, पहले इसका हम इक्वेशन बराबर कर लेते हैं। तो MgCl2 को क्या करते हैं, 2 कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 यहाँ 2 कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इधर भी हम क्या करेंगे, 2 यहाँ करेंगे, 6 यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। 3s2 यहाँ 3 दे देंगे, तो मेरा इक्वेशन बराबर हो गया। देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, वही चीज कर रहा है। मैग्नीशियम यहाँ पे अपने के साथ क्या कर रहा है, ये इसके साथ ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, और क्या बना दे रहा है, हमारा लवण बना दे रहा है। सब क्या बन रहा है, ये सारे लवण बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही चीज जो पीछे आ रहा है, कॉपर को अगर मैं HCl साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, पीछे बताया, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया कराने आएगा, इसको भगाने आएगा, तो बोलेगा मैं तुम्हारे से मजबूत, तुम भागो तुम, तो ये उल्टा कौन भाग आएगा, कौन भाग आएगा, कॉपर। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अधिक क्रियाशील इसके साथ है, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो हमने क्या देखा अभी, अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे अभी, चौथा नंबर, 4 नंबर है धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन, धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब इसके साथ अभिक्रिया कराने से क्या होगा, वो हम देखते हैं। तो इसमें भी वही काम करेगा, क्या करेगा, हम धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ, अगर मान लीजिए किसी धातु को मैं किसके साथ करा दूं, इसके साथ करा दूं, किसी लवण के साथ, धातु के लवण के साथ विलयन को मैं अभिक्रिया करा दूं, तो क्या होगा, इसमें भी वही करेगा, क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील को क्या करेगा, भगा देगा, वहां से क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील को हटा देगा, वहां से उसके साथ सहकार बना लेगी, यानी उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो कौन कौन सा होता है, इसके एग्जांपल देख देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जिंक को हमने CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा दिया, किसके साथ, जिंक को CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा दिया, जिंक को CuSO4, ठीक है, CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा, एक मिनट,
SO4 के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो इसमें इसमें क्या करेगा, देखिए अब जिंक और कॉपर क्या बनेगा यहाँ पे बताइए। इसमें से जिंक ज्यादा क्रियाशील है कि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो अब क्या करेगा, जिंक SO4 के साथ क्या करेगा, सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, SO4। जहां भी SO4 है इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलते हैं। मैं पीछे बता चुका हूं, अभी भी लिखते रहो। SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे। तो क्या करेंगे, जिंक यहाँ पे क्या करेगा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है यहाँ पे। तो जिंक कभी भी अभिक्रिया कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ में, तो क्या करेगा, ये इसको उठा के फेंक देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, SO4 के साथ। क्यों कर लेगा, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील है, किससे, जिंक से। यानी जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा शक्तिशाली है कॉपर से, कॉपर को अपनी जगह से भगा देगा। अब इसके साथ कॉपर को अपनी जगह से भगा क्या करेगा, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, यानी ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu, कॉपर को बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया। इसने जिंक ने कॉपर को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, किसके, जिंक से। जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, यानी ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसको आएगा, इसके साथ क्या करेगा, अपनी सरकार बनाएगा, इसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब इनकी सरकार थी, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके साथ सरकार बनाया, इसको बाहर भेज दिया, यानी विपक्ष में डाल दिया इसको। तो अभी क्या कर दिया इसने, कि जिंक ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर को बाहर कर दिया, और ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो भैया क्या दिया, जिंक सल्फेट। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को बाहर कर देता है। तो यही लिखा कि धातु अन्य धातु के लवणों के साथ विलयन में के साथ अभिक्रिया कैसा होता है। तो क्या करता है कि इस प्रकार इसके साथ बना करके उसको बाहर कर देगा, यानी जिंक सल्फेट बना देगा, उसको बाहर कर देगा, उसको जिंक सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मैग्नीशियम को अगर ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कराए। अभी ZnSO4 बना, अब इसको क्या करें, मैग्नीशियम के साथ करा रहा हूं, मैग्नीशियम के साथ करा रहा हूं। अब देखिए क्या करेगा, अब यहां पे कैसा बनेगा, देखिए अब ये मैग्नीशियम है। अब इस मैग्नीशियम को मैं ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा ये, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, किसके, Zn के। क्रियाशील समूह जरूरी है आप लोगों को पढ़ना है, क्रियाशील समूह श्रेणी पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ में आएगा अच्छी तरह से, वो पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे जिंक क्या है, कम क्रियाशील है, किससे, मैग्नीशियम से। इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको यहां से अपनी जगह से इसको हटा देगा और क्या करेगा, SO4 के साथ यानी सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और जिंक क्या आ जाएगा, बाद में चला जाएगा। मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है Zn से, अपनी जगह Zn को क्या करेगा, वहां से अपनी जगह से इसके, मान लीजिए गुंडा किसी मार्केट में गुंडा, मान समझिए कि ये मुस्तफाबाद है आपके। अब मुस्तफाबाद में ये क्या है कि ये मुस्तफाबाद कोई जगह का नाम है, मुस्तफाबाद में ये क्या है, एक गुंडा रहता है, ये मुस्तफाबाद है एवं, और ये कोई गुंडा रहता है जी। अब क्या करेगा, इससे कोई शक्तिशाली गुंडा जब मुस्तफाबाद में आएगा, इसको अगर शक्तिशाली हो तो इसको मार के भगा देगा। अब क्या करेगा, इसके साथ ये सरकारी मुस्तफाबाद में कब्जा कर लेगा। ये क्या किया, मुस्तफाबाद में मैग्नीशियम ने कब्जा कर लिया और इसको मार करके बाहर कर दिया। यही क्या हो गया, ये सल्फेट के साथ हमेशा क्या करता है कि ज्यादा क्रियाशील, अपने कम बने मजबूत कमजोर के साथ, कमजोर को हमेशा मार के बाहर कर देगा। तो Mg क्या कर दिया, अब यहाँ पे देखिए यही Zn कॉपर को बाहर किया था। क्यों किया था, कॉपर कम क्रियाशील था Zn से, तो उसको बाहर कर दिया था। अब यही Zn क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने इसको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, उससे बड़ा गुंडा आ गया। तो मान लीजिए कोई गुंडा है, राज कर रहा है, दूसरा गुंडा आएगा तो इसको मार के बाहर कर दिया, उसी गुंडे को देखिए यहाँ पे इस दूसरा गुंडा बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, उससे ज्यादा मजबूत। अब एक और लेंगे हम वहां पे तीसरा गुंडा, अब तीसरा गुंडा क्या करेगा, इसको मार करके बाहर करेगा। हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम को हमने इसके साथ अभिक्रिया करा दिया, MgSO4 को। अब क्या करेगा ये मैग्नीशियम को, क्योंकि सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, किससे, मैग्नीशियम से। अब सोडियम इसको मारकर मैग्नीशियम को बाहर कर देगा, यानी इसके साथ सरकार बना लेगा, इसके साथ NaSO4 के साथ बना लिया, और ये मैग्नीशियम को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यही क्या होता है कि धातु के अनधातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, तब क्या करेगा, अपने से जो कम क्रियाशील होगा उसको बाहर करके सरकार बना लेगी, यानी उसके साथ हमारा अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए Zn, कॉपर क्या था, कम क्रियाशील था, Zn बाहर कर दिया। हमने Zn को यहाँ लिया तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील था, तो Zn को बाहर कर दिया। हमने अब मैग्नीशियम को यहाँ पे लिया, अब उससे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सोडियम है, सोडियम को क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। इससे ज्यादा क्या आएगा, पोटेशियम पर आएगा, तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम को बाहर कर देगा।
यानी जो गुंडा आता जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं है गुंडे के राज चलेगा, उससे कोई मजबूत गुंडा आया तो उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा अन्य धातु के साथ अभिक्रिया था। अब अगला टॉपिक हमारा इसमें है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषताएं। अब क्रियाशीलता देखिए, अब क्रियाशीलता श्रेणी आप देखेंगे, वही क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, अभी यहां तक ये 4 आपका था, ये अब क्या हो गया, खत्म हो गया आपका कौन सा, रासायनिक गुण खत्म हो गया। हमने भौतिक गुण खत्म कर दिया, रासायनिक गुण खत्म कर दिया, किसके, धातु के बारे में। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे हम सभ्यता श्रेणी की विशेषता लेंगे, कि क्या विशेषता है उसका। सिर्फ विशेषता पढ़ लेते हैं, बाद में धातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पढ़ेंगे, अब जो हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषताएं। धातु के क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषता क्रियाशीलता श्रेणी का जो पहला विशेषता है, देखिए अब मैं क्रियाशीलता श्रेणी का थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा क्योंकि विशेषता में बताना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम आता है, पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, ये। ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम था, सबसे जो नीचे होता है वो क्या होता है, गोल्ड, सोना। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, सोना होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारी पोटेशियम होता है, की होता है। अब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इसकी क्रियाशीलता श्रेणी बढ़ती जाती है, यानी इस हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी। बुक में दिया आपने, सारे बुक में लगभग दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने सिर्फ मेन में बता रहा हूं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर जाएगा क्रियाशीलता उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन के जो पास में होगा उसके बाद बनाया होगा, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है धातु में कौन सा होता है, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है, सोना होता है, ई होता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन से नीचे आएंगे क्रियाशीलता क्या होती है, और कम होती जाती है। यानी ऊपर से चलेंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। क्या होगा, घटेगा, क्रियाशीलता घटेगा। और यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर जाएगा क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता घटती जाएगी। सबसे कम क्या होगा, सोना का होगा। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद कर लेना है, आप लोग को बिल्कुल रट लेना है इसको, क्रियाशीलता श्रेणी को। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, सोना। तो आप लोगों को क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है कि हाइड्रोजन से, अब जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा उसके अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। क्यों बाहर कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो ऊपर है ज्यादा क्रियाशील है, उससे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके बराबर उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो इसीलिए हम जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराया था तो हमने क्या देखा कि जो भी अधिक अधिक क्रियाशील था तो हाइड्रोजन को क्या करता था, बाहर कर देता था, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता था। और क्या बना, हाइड्रोक्साइड बनाता था, नहीं तो क्या बनाता था, ऑक्साइड बनाता था। तो भाप ऑक्साइड बनाता था, जल क्या बनाता था, हाइड्रोक्साइड बनाता था। तो अभी यहाँ जल के साथ, यानी अब एच के नीचे जो होगा उसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के साथ तो अभिक्रिया करेगा नहीं, करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एच है ये तो अपने आप क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। अगर कॉपर को हम करेंगे, यही एयू ले लें हम, सोना को, एयू को हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं H2 के साथ, एच तो ऑलरेडी क्या उससे ज्यादा क्रियाशील है, कहां से करेगा उसके साथ अभिक्रिया, उसको हटा पाएगा ये, इसको एयू हटा पाएगा, इसको नहीं हटा पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा शक्तिशाली एच है। एच को वहां से अगर ज्यादा शक्तिशाली है कोई मार हटा पाएगा, कोई गुंडा ऑलरेडी है, कमजोर गुंडा आकर के मार हटाएगा उसको, नहीं हटाएगा। तो इसलिए क्या करता है कि जब भी ये एच से जो नीचे वाले जो क्रियाशील समूह में है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। डिजाइन पता चल गया। तो ये क्रियाशील समूह आप लोग को याद रख लेना है। भाई इसकी विशेषता बतलाता हूं, एक दो विशेषता इसकी क्या है। सबसे इसकी जो पहला विशेषता है
ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, पहला विशेषता यही, हाइड्रोजन से ऊपर वाला धातु क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। दूसरा दूसरा इसमें क्या है, इस श्रेणी के नीचे वाला जो होता है क्रियाशील घट जाती है। श्रेणी से जब भी हम नीचे आते हैं तो ये घटेगा। अगर वो श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं, श्रेणी में हम क्रियाशील श्रेणी में ऊपर से यानी ऊपर से नीचे, क्रियाशील श्रेणी में, क्रियाशील श्रेणी में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कुछ क्रियाशीलता घटती है। क्या करता है, क्रियाशीलता घटेगी, क्रियाशीलता घटेगी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि H से ऊपर अम्ल से अभिक्रिया कर H2 मुक्त करते हैं। तो H से जो ऊपर वाले हैं वो क्या अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्या करेंगे, भस्म और लवण, भस्म और अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। H से ऊपर जो है क्या करते हैं, अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ये क्या करेगा, अम्ल से, H से ऊपर जो होता है क्या करेगा, H से ऊपर क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया भी करता है। जो H से ऊपर वाले जितने भी धातु हैं क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसकी अभिक्रिया भी हो गया। फोर्थ नंबर में एक और दिया हुआ है, कुछ धातु के अपने कम क्रियाशील धातु के लवण जैसे विलयन से क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अब क्या कर देता है ये कि जब ये जो H से ऊपर वाले हैं तो क्या करता है, कोई भी श्रेणी में क्या होता है कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मैंने क्या बताया था कि वही आप लोग कितना एग्जांपल दिया था, जैसे Na को मैंने अगर H2O के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हो गया, इसके साथ ये अभिक्रिया करके ज्यादा क्रियाशील है, इसके साथ विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। तो क्या बन जाता था, Na2O बन गया। क्या बन गया था, Na2 बन गया था। तो इसके साथ अब क्या करता, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया था, यानी विस्थापित कर दिया था इसको। तो ये क्या चीज हो गया, ये चीज आपका धातु के क्रियाशील श्रेणी की विशेषता होगी कि ये इसकी विशेषता होती है। इसको जानना जरूरी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है अधातु। ठीक है, तो अधातु हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अधातु हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो की हम तैयारी करते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।